गुड इवनिंग इंजीनियर्स। टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट ए टॉपिक स्ट्रक्चरल डिजाइन। आज हमको एक टॉपिक के बारे में बताना है, स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में, क्योंकि अभी हम आपको आगे बीबीएस के बारे में बताने वाले। आप जरा देखिए, हमको अभी पढ़ना है बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल का अब पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है, जो आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ड्राइंग ली है, उस ड्राइंग को किस तरीके से आप क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे आपने जो ड्राइंग आपने ले ली, उस ड्राइंग को आप कैसे आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो। जो आपका कॉलम है, बीम बना है, स्लैब बना है, कैसे आप उसको क्या करोगे, बनाओगे। जो आपकी ड्राइंग में आई है उसको किस तरीके से आप बनाने वाले हो, वो होता है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। लेकिन बार बेंडिंग शेड्यूल के पहले हमें आपको इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो बतानी पड़ेगी। यदि हम आपको डायरेक्ट बार बेंडिंग शेड्यूल बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग से बताएंगे सीमेंट कंक्रीट से और मोर्टार से। तो देखिए, आप लोग वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो से आप जुड़े रहिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, इंजीनियर्स आप ध्यान दीजिए, हमको पढ़ना है पहले मोर्टार के बारे में और कंक्रीट के बारे में। मोर्टार और कंक्रीट के बारे में आपने जनरली सुना ही होगा, लेकिन हमको ये पता नहीं कि कौन सी ग्रेड का कंक्रीट कहाँ लगता है, मोर्टार कहाँ लगता है, इनको पता नहीं होता, कितना मिक्स होता है। आप लोग सब लोग कंफ्यूज होते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोर्टार। मोर्टार, फिर हम देखेंगे कंक्रीट। अब मोर्टार और कंक्रीट में जो मटेरियल आपका यूज होता है, उस मटेरियल के बारे में थोड़ा सा हम आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें जनरली कितने मटेरियल यूज होते हैं। जनरली मोर्टार और कंक्रीट में आपके यूज क्या होते हैं, एग्रीगेट यूज होते हैं। क्या होते हैं, एग्रीगेट यूज होते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट की साइज हम आपको अभी पहले थोड़ी सी बता दे रहे हैं कि एग्रीगेट की साइज क्या होती है। तो सबसे पहले हम अभी एग्रीगेट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एग्रीगेट के बारे में। व्हाट इज एग्रीगेट। तो जो आपने देखे होंगे पत्थर के जो टुकड़े हैं, जिसको हम सैंड कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, क्ले कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। यदि आपका पार्टिकल, एग्रीगेट का पार्टिकल आपका क्या है, 2 माइक्रोन से नीचे है। क्या है, 2 माइक्रोन से नीचे है। यदि आपका एग्रीगेट का पार्टिकल्स आपका क्या है, लेस देन 2 माइक्रोन्स, 2 माइक्रोन से आपका नीचे। माइक्रोन्स को हम कैसे लिखते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है, पहले हम आपको बता देते हैं कि माइक्रोन क्या होता है। 1 mm में कितने होते हैं, 1000 माइक्रोमीटर होते हैं या फिर माइक्रोन्स होते हैं 1 mm में। 1 मीटर में क्या होता है आपका, आप देखेंगे 1 मीटर में आपका होता है 1000 mm। 1 मीटर में 1000 mm होते हैं और 1 mm में 1000 माइक्रोमीटर या माइक्रोन्स होते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि 1 मीटर में 1000 mm होंगे और 1 mm में 1000 माइक्रोन्स होंगे। ये सबसे पहली बात, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब यदि आपकी एग्रीगेट की साइज क्या है, 2 माइक्रोन से कम है, 2 माइक्रोन से आपकी क्या है, कम है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका क्ले। क्या कहलाएगा, क्ले कहलाएगा, क्ले। यदि 2 माइक्रोन से आपकी कैसी है, कम है, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्ले बोलोगे। यदि वो आपकी लाइज बिटवीन, यदि वो कहां लाई कर रही है, लाइज बिटवीन 2 माइक्रोमीटर या माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक या माइक्रोमीटर तक लाई कर रही है। यदि वो आपकी 2 माइक्रोन से कहां हो रही है, 75 माइक्रोन तक लाई कर रही है, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में आपकी लाई कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, सिल्ट। क्या कहलाएगी, सिल्ट। निश्चित रूप से आपने जब इंजीनियरिंग की होगी तब आपने निश्चित रूप से ये चीजें पढ़ी होंगी, गारंटेड आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया होगा।
क्योंकि हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, सिलेबस में बहुत नीची जगह हो, सर लोगों ने पढ़ाया हो और आपने ध्यान नहीं दिया हो। तो हम जो आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, CPTI इंस्टीट्यूट आपको जो ट्रेनिंग करा रहा है, ये आपको A to Z नॉलेज दे रहा है कि आपको इसको इसमें सब कुछ सीखना है, कोई भी चीज़ आपकी रह ना जाए। भाई आप घर बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने जो मटेरियल लिया है वो कितना होना चाहिए। कोई सेंड की जगह कुछ डाल दे, क्ले डाल दे, सिल्ट डाल दे तो थोड़ी कैसा होगा, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। कल का दिन आपकी ये देखो क्रैक्स पड़ गई, देख सकते हैं आप क्रैक्स पड़ी हुई है। पड़ी हुई क्यों पड़ी हुई? मटेरियल सही नहीं है, डिजाइन सही से नहीं हुआ है। अब यदि आपका क्या कर रहा है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक हो रहा है कि बीच में लाई कर रहा है, तो आपका वो क्या है? सिल्ट है, क्ले सिल्ट। यदि वो आपका लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन 75 माइक्रोन से कहां तक कर रहा है? 4.75 mm तक कर रहा है। यदि वो आपका 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक कर रहा है, 4.75 mm की डायमेंशन उसकी है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सैंड कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा? फाइन एग्रीगेट। अब उसको लिख देंगे सैंड। बालू, जो बालू होती है वो क्या होती है? 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक होती है। क्या? बालू अमाई, जिसको हम कहते हैं सैंड, उसको हम क्या कहते हैं? सिल्ट उसका और छोटा, उसी का पार्ट है, रेत होती है, उससे और छोटी होती है, तो उसको हम क्या लिख देंगे? सैंड को फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, इसको क्या कहते हैं? फाइन एग्रीगेट कहते हैं। फाइन एग्रीगेट मतलब जो बिल्कुल से फाइन पोर्शन में है, बिल्कुल आपका कैसा है? फाइन है, उसको हम क्या कहते हैं? फाइन एग्रीगेट सैंड कहते हैं। अब यदि आपका 4.75 mm से क्या है? बड़ा है, 4.75 mm से आपका आगे जाता है, ग्रेटर देन, हमने लिखा ग्रेटर देन 4.75 mm। यदि ग्रेटर देन है 4.75 mm से, तब वो क्या कहलाएगा? कोर्स एग्रीगेट। क्या कहलाएगा? कोर्स एग्रीगेट, या जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या कह देते हैं? एग्रीगेट कह देते हैं। एग्रीगेट मतलब गिट्टी जो आपकी बड़ी बड़ी होती है, वो क्या कहलाती है? कोर्स एग्रीगेट। उसको हम क्या कह देते हैं? गिट्टी कहते हैं अपन। तो आप फिर से देख लीजिए एग्रीगेट वास्तव में क्या है, एग्रीगेट का क्या लॉजिक है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको देखना है कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, और 1 mm में क्या होता है? 1000 माइक्रोमीटर या माइक्रोन्स होते हैं। अब यदि आपका एग्रीगेट लेस देन 2 माइक्रोन्स, 2 माइक्रोन से भी कम है, तो शुद्ध रूप से वो क्या है? आपकी क्ले है। क्ले को अपन क्या कहते हैं? बिल्कुल मिट्टी कहते हैं। बिल्कुल आपकी क्या है? क्ले है। यदि आपका क्या है? 2 माइक्रोन से कम है तो आपकी वो क्ले है। और यदि वो आपकी 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक है तो आप उसको क्या बोलोगे? सिल्ट बोलोगे। और यदि वो आपकी 75 माइक्रोन से 4.75 mm है तो उसको आप सैंड बोलोगे, या फिर आप उसको क्या बोल दोगे? फाइन एग्रीगेट बोल दोगे। और यदि वो आपका 4.75 mm से बड़ा है, ग्रेटर देन 4.75 mm, तब आप उसको क्या बोलोगे? कोर्स एग्रीगेट बोलोगे। ठीक है। अब आपको अपन को क्या पढ़ना है कि मटेरियल का यूज कहाँ होता है। यदि हमने डायरेक्ट मोर्टार कंक्रीट आप लोगों ने पढ़ाई होगा, डायरेक्ट हम पढ़ते, ये नहीं पढ़ते तो आपका सब कुछ क्या हो जाता? यहाँ पे खत्म हो जाता। इसलिए हमको सबसे पहले ये पढ़ना होता है कि जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। हाँ, 4.75 mm से बड़ा होता है, वो तो फिर कितने भी बड़े तक चले जाते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितने तक लेने हैं, वो तो बोल्टर हो जाता है। लेकिन हमको कहाँ तक लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 4.75 mm से 8 माइक्रोन लेना है, 8 mm लेना है, कहाँ तक ले जाना है हमको, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कहाँ तक ले जाना है। लेकिन यदि वो 4.75 mm से क्या है आपका बड़ा है, तब आप क्या करेंगे? उसको कोर्स एग्रीगेट मानेंगे। आपने अपन लोग टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये होता कैसे? ये टेस्ट होता है इसका, आप चाहो तो लैब में इसको टेस्ट कर सकते हो। आपके पास एक सीब होती है। क्या होती है? सीब। सीब को मतलब क्या होता है? छन्नी। SIEBE, सीब। क्या होती है? सीब होती है, इसको हम छन्नी कहते हैं। घर में होती है जैसे आटा चालते हैं, वो छन्नी, उसी प्रकार की सीब होती है। उसकी साइज, उसके जो क्या होते हैं? छेद होते हैं, उसमें जो क्या होते हैं? छेद, पोर्स होते हैं,
उनकी डायमेंशन क्या होती है 4.75 mm, 4.75 mm। यदि आपकी 4.75 mm की क्या है सीब है, ध्यान दीजिए, यदि आपकी 4.75 mm की सीब है और उसमें आपने क्या डाल दिया, क्या जो बालू आपके पास थी वो आपने क्या कर दिया, डाल दी, तो जो आपने सैंड उसमें डाली, जो भी एग्रीगेट था वो आपने डाला, जितना एग्रीगेट वो छन्नी से क्या आएगा, नीचे चला जाएगा, सीप से नीचे चला जाएगा, मतलब सीप से क्या हो गया, पास हो गया। जितना आपका मटेरियल क्वांटिटी में सीप से पास हो गया, नीचे चला गया, उसको आप क्या कहोगे, फाइन एग्रीगेट, क्योंकि वो 4.75 mm से क्या है, कम होगा, तब तो वो नीचे गया। हमने क्या किया, उसको मटेरियल लिया और ऐसा ऐसा करके हमने उसको क्या किया, सीप किया, सीप से। तो सीप करने के बाद हमको कि जो मटेरियल नीचे मिला, उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, सैंड बोलेंगे या फिर फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। और जितना मटेरियल आपका क्या हुआ, आपका उस सीप से ऊपर बचा रहा, जिसको रिटेन कहते हैं। जब वो नीचे चला गया तो मतलब होता है पास हो जाना, और जो ऊपर बचता है उसको कहते हैं रिटेन होना। ठीक है, आप देख सकते हैं, जो आपका ऊपर रहता है उसको आप कहते हैं रिटेन, और जो आपका नीचे चला जाता है सीप से उसको आप कहते हैं पास हो जाना। ठीक है, ये कहलाता है आपका। तो जो आपका मटेरियल पास हो गया उसको आप क्या बोलोगे, फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, और जो मटेरियल आपका क्या हो गया, आपका रिटेन हो गया, ऊपर बचा रहा, उसको आप क्या बोलोगे, कोर्स एग्रीगेट। क्या बोलोगे, कोर्स एग्रीगेट। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, सीब आपकी क्या होनी चाहिए, 4.75 mm सीब होना चाहिए। अब क्वेश्चन पेपर में कैसा बनता है, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम एसएससी वगैरह की, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आप सीब बताइए, द सीब फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, विच डिटरमाइन द क्वांटिटी, विच डिटरमाइन द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ऐसी सीब बताइए जो आपका क्या हो, डिटरमाइन कर रही हो फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट को डिटरमाइन कर रही हो। तो कितने mm की सीब है, 4.75 mm, 9 mm, 2 mm, 5 mm, तो आपको क्या लिख देना है, 4.75 mm। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ है, हाँ सीप नंबर से भी डिनोट करते हैं, इसको अपन 4.75 mm सीबी कहते हैं, नंबर नहीं होता। 4.75 mm हम इसको सीप कहते हैं, और इसको डिटरमाइन, फिर IS सीप नंबर 9 जैसे होती है वो अलग होती है। ये सीप की साइज के हिसाब से हम देखते हैं कि सीप हमारी कितने mm की है। तो इस सीप हमको इतना याद रखना है कि 4.75 mm की हमारी सीप है। ठीक है, अब आपकी ये, यदि आप कहीं पे साइड में जॉब करते हैं तो वहां भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी सीब है वो कितनी होनी चाहिए आपको डिटरमाइन करने के लिए कि आपकी फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट। क्योंकि एग्रीगेट आपका वो मटेरियल है जो आपका कहाँ पे यूज होने वाला है, अभी मोर्टार कंक्रीट में आपका यूज होने वाला है। परसेंटेज में नहीं होती, जितना मटेरियल वो होता है सीमेंट की, तो हम बात कर रहे हो, जब सीमेंट का अपन फाइन टेस्ट करते हैं तब की बात कर रहा हूँ, कंडीशन या कंडीशन नहीं है, वो होता है सीमेंट में होता है, वो 10% 90% सीमेंट में होता है। सीमेंट का फाइनेस टेस्ट करते हैं, आप लोग हमारे पुराने वीडियोस देखिए, उसमें आपको बताया गया सीमेंट का होता है फाइन टेस्ट, फाइनेस टेस्ट। उसमें आप सीमेंट लेते हो और 100% आपने 100 ग्राम लिया, और यदि वो आपने उसको पास किया IS नंबर 9 से, 90 माइक्रोन होती है, उससे इतना पास हो गया, तो पास होने के बाद जो आपका नीचे बचा, वो ऊपर जो रिटेन बचा आपका, वो आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देख लो, ये आपका एग्रीगेट के बारे में है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे मोर्टार और कंक्रीट के बारे में। सर थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो, फिर चला देगा। नाउ एग्रीगेट के बाद अब हमको देखना है मोर्टार। मोर्टार हमारा क्या होता है, ठीक है, तो मोर्टार क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल and fine aggregate the mixture of binding material and fine aggregate with water
is known as mortar. Nowadays, अब आप देखिए जो हमने मोर्टार लिखा, द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड फाइन एग्रीगेट विथ वाटर इज नोन एज मोर्टार। यदि बाइंडिंग मटेरियल में हम क्या करें, फाइन एग्रीगेट को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं विथ वाटर, पानी के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, मोर्टार बनेगा। अब पहले के समय में लाइम होता था बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, लाइम के साथ सुर्खी मिलाया करते थे। अब हमने आज की बात करेंगे, पुरानी बात तो हमको करना नहीं है, यहाँ हिस्ट्री तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो आज के समय में क्या है, नाउअडेज सीमेंट इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट का हम यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, एंड सैंड का यूज करते हैं हम एज अ फाइन एग्रीगेट के रूप में। तो द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर इज नोन एज मोर्टार। क्या मतलब हुआ, द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर इज नोन एज मोर्टार। सीमेंट का हम यूज कर रहे हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट को यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस डले हुए हैं सीमेंट के, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, पढ़ सकते हैं कि सीमेंट क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल ओपीसी होता है, पीपीसी होता है, पोजुलोना होता है, फ्लाई एश वाला होता है, सारे प्रकार के सीमेंट आपके बताए हुए हैं हमने। तो यदि आप सीमेंट में क्या करते हैं, फाइन एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं, सैंड का, तो आपका क्या बनेगा, वो मोर्टार बनेगा। क्या बनेगा, मोर्टार आपका बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोर्टार। अब जो आपका मोर्टार होता है इसे अलग अलग प्रोपोर्शंस में होता है। मोर्टार क्या होता है, अलग अलग प्रोपोर्शंस में। प्रोपोर्शंस आपके कैसे होते हैं, एक बार आप और देख लीजिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। प्रोपोर्शंस हमेशा कैसे होते हैं, आपको बता रहे हैं। प्रोपोर्शंस आपके होते हैं सीमेंट रेशियो सैंड रेशियो एग्रीगेट। यदि आपके 3 फॉर्म में प्रोपोर्शन दिए गए हैं मटेरियल के, तो पहला वाला पार्ट आपका किसका होगा, सीमेंट का होगा, दूसरा वाला पार्ट आपका सैंड का होगा, और तीसरा वाला पार्ट आपका एग्रीगेट का होगा। अभी हम मान लो किसकी बात कर रहे हैं, मोर्टार की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोपोर्शन होगा वो किस रूप में होगा, सीमेंट रेशियो सैंड रूप में हमारा होगा। जो वाटर लेते हैं वो अलग है, वाटर की जो स्टोरी है वो अलग है कि वाटर हमको कितना लेना है, भी आपको आज ही हम बताएंगे कि वाटर हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शन में रहता है। अब आपका जो क्या होता है, मोर्टार होता है, वो मोर्टार आपका जनरली 1:2 से लेके 1:8 तक हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, जनरली 1:2 से लेके 1:8 तक हम अलग अलग वर्क्स के लिए मोर्टार यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे, अभी बताते हैं, जनरली मोर्टार is used as 1:2 to 1:8 proportions। जनरली मोर्टार आपका 1:2 से 1:8 प्रोपोर्शन तक रहता है जनरली। ठीक है, अब आपका डिफरेंट वर्क्स में डिफरेंट प्रोपोर्शन रहता है। जैसे आपको प्लास्टरिंग करना है, पॉइंटिंग करना है, फ्लोरिंग करना है, हर चीज़ के लिए अलग अलग है, और एज पर द स्ट्रक्चरल डिजाइन। और फिर आपके जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन ने बोला है, जैसा आपसे कहा गया उस हिसाब से आप करिए। लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड साइज बता रही है वो हम आपको बता देते हैं कैसा कैसा लेना है हमको। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंटिंग। पॉइंटिंग मतलब क्या बताते हैं आपको, हम देखते जाओ पहले। पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, मेसनरी,
प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, मैसनरी एंड फ्लोरिंग। ठीक है, पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, ठीक है, फिर आपका है मैसनरी और फिर आपका फ्लोरिंग। ठीक है, रूफिंग में मोर्टार थोड़ी मिलाते हैं, रूफिंग में मोर्टार मिलाते हैं क्या? छत डालते तो मोर्टार मिलाते, कंक्रीट मिलाते हैं उसमें, एग्रीगेट भी डालेंगे ना, जरा दिमाग लगाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए पॉइंटिंग मतलब क्या होता है। जब हमने क्या होता है, हमने बॉल्स बनाई, वो बॉल के बीच में जो आपके क्या बने हुए, मान लो आपने सबसे पहले आप देखो मैसनरी। मैसनरी क्या होता है? चिनाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिनाई। मतलब आपने दो प्रकार की मैसनरी होती है, एक ब्रिक मैसनरी, एक स्टोन मैसनरी। जब आप ब्रिक्स को लगाते जाते हो, फिक्स करते जाते हो, अरेंजमेंट करते हो ब्रिक्स का, और बीच में आप मोर्टार लगाते जाते हो, ठीक है, तो अब आप उसको क्या कहते हो? ब्रिक मैसनरी। और जब आप स्टोन लगाते जाते हो और उसमें आप क्या करते हो? आप मोर्टार का यूज करते हो, उसको आप क्या कहते हो? स्टोन मैसनरी। अब आपने जब मैसनरी की, तो मैसनरी करने के बाद जो बीच में जगह छूट जाती है, जो बीच में जगह आपकी क्या होती है? छूट जाती है, और उसमें अलग से फिर आप क्या करते हो? मोर्टार को भरते हो, उसको आप क्या कहते हो? पॉइंटिंग कहते हो। क्या कहते हो? पॉइंटिंग कहते हो। और जब आपने पूरी मैसनरी बना ली, और मैसनरी बनाने के बाद में आपने उसमें क्या की? छपाई की। छपाई करते ऊपर से मोर्टार पूरा लगा दिया और बिल्कुल इवन सरफेस बना दिया। कैसा? इवन सरफेस, बिल्कुल एक सा सरफेस, जैसे होता है यहाँ पे भी क्या हुआ होगा? प्लास्टरिंग हुई होगी। इवन सरफेस बना दिया, जिसमें से आपके डिफेक्टिव वर्क्स ढक गए, आपके ब्रिक्स दिखना बंद हो गए, उसको आप क्या कहोगे? आप प्लास्टरिंग कहोगे। ठीक है। और फ्लोरिंग क्या होता है कि फ्लोर में आप जैसे टाइल्स लगा रहे हो, मान लो, और भी कोई काम कर रहे हो, वहां पे आपने जो फ्लोर में मटेरियल लगाया, मोर्टार लगाया, उसको आप क्या कहोगे? फ्लोरिंग। ठीक है। प्रोपोर्शन हमने आपको बताया कि 1:2 से 1:8 के बीच में होता है। अब हम आपको बताएंगे पॉइंटिंग। जो पॉइंटिंग होती है, पॉइंटिंग आपकी होती है 1:1 से लेके 1:3 तक। पॉइंटिंग के लिए अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग हमारा क्या होता है? मोर्टार का प्रोपोर्शन लेना पड़ता है। ठीक है। तो पॉइंटिंग के लिए 1:1 से लेके 1:3 तक हम लेते हैं। फिर आता है हमारा प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग के लिए हम 1:4 से 1:6 लेते हैं। 1:4 से 1:6 लेते हैं। फिर आता है हमारा मैसनरी। मैसनरी का हमारा 1:3 से 1:6 लेते हैं। और फिर आता है हमारा फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में हम 1:4 से 1:8 लेते हैं। ठीक है। इतना स्टैंडर्ड साइज जो हम लेते हैं, बट एज पर स्ट्रक्चर डिजाइन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली यदि मैं आपको बताऊं तो मोर्टार कितना ले सकते हैं हम? 1:3 लेते हैं। मतलब ज्यादातर केसेस में जो मोर्टार हम लेते हैं वो कितने का लेते हैं? 1:3 का लेते हैं। आप टेस्टिंग के लिए लो, यदि आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर कोई वर्क कर रहे हैं, तो ज्यादातर आप किसका करते हो? 1:3 का आप यूज करते हो। ठीक है। लेकिन फिर भी अलग अलग वर्क के लिए और अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए कंडीशंस होती हैं। एक्सपोजर कंडीशन IS 456 से 2000 में दिया गया एक्सपोजर कंडीशन। अलग अलग कंडीशन से आपकी अलग अलग आपकी क्या होते हैं? रेशियोज होते हैं। लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? मोर्टार हो गया। मोर्टार मिक्सचर होता है बाइंडिंग मटेरियल और फाइन एग्रीगेट का, जिसमें हम कहेंगे द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर इज नोन एज मोर्टार। द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर इज नोन एज मोर्टार। और मोर्टार क्या होता है आपका? दो मोर्टार का प्रोपोर्शन होता है, सीमेंट और सैंड बस होता है। तो प्रोपोर्शन आपको बताया है। पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, मैसनरी, फ्लोरिंग के लिए हमने आपको क्या कर दिया? प्रोपोर्शन बता दिए। पॉइंटिंग के लिए 1:1 से 1:3, प्लास्टरिंग के लिए 1:4 से 1:6, मैसनरी के लिए 1:3 से 1:6 और फ्लोरिंग के लिए 1:4 से 1:8। ठीक है। जनरली आपका मोर्टार आप 1:3 के रूप में ले सकते हो। अब इसमें हम पानी कितना यूज करेंगे ये हम आपको आगे बता रहे हैं कंक्रीट के बाद में। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको इसमें वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेना है। ठीक है। नाउ मोर्टार के बाद अब हमको देखना है नेक्स्ट कंक्रीट। व्हाट इज कंक्रीट? तो कंक्रीट क्या होता है आपका? द मिक्सचर ऑफ
तो कॉन्क्रीट आपका क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट विथ वाटर इज नोन एज कॉन्क्रीट। यदि आप बाइंडिंग मटेरियल में क्या कर रहे हैं, आप फाइन एग्रीगेट मिला रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट मिला रहे हैं, उसमें वाटर मिला रहे हैं, फिर आप जो मिक्सचर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं। नाउअडेज यदि आज की बात करें तो सीमेंट को हम यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, सैंड को यूज करते हैं फाइन एग्रीगेट के रूप में, और ग्रेवल को यूज करते हैं हम कोर्स एग्रीगेट के रूप में। अब इसमें जो आपका कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट आपका क्या होता है, जो कॉन्क्रीट का प्रोपोर्शन होता है वो प्रोपोर्शन कैसा होता है कॉन्क्रीट का, इस प्रोपोर्शन में होता है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, इस प्रोपोर्शन में आपका क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है। ठीक है। अब कॉन्क्रीट के आपके ग्रेड अलग अलग हैं। कॉन्क्रीट कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे आपका मोर्टार था, तो मोर्टार मैंने बताया था पॉइंटिंग के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए, ठीक है, और मेसनरी के लिए, इसके लिए यूज होता है। और जो आपका क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है। कॉन्क्रीट के हेल्प से आपका एक तो पीसीसी बनता है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, और दूसरा बनता है आपका आरसीसी, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट, पीसीसी और आरसीसी बनता है। तो आपका जो क्या होता है, पीसीसी और आरसीसी होता है। आरसीसी मतलब होता है, पीसीसी मतलब होता है प्लेन, जिसमें केवल आपका सीमेंट कॉन्क्रीट है, और जब आप उसमें क्या कर देते हो, रीइंफोर्समेंट डाल देते हो। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि रीइंफोर्समेंट हम कैसे डालते हैं, क्या करते हैं। जब आप रीइंफोर्समेंट डाल देते हो तब वो क्या बन जाता है, आपका आरसीसी बन जाता है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट बन जाता है। अब यहाँ पे हमको क्या देखने हैं, इसके यूजेस देखने हैं। तो आपके जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट कहाँ कहाँ पे यूज होता है आपका, कॉलम में कॉन्क्रीट इज used as column, used in column, slab, beam एटसेट्रा। जो आपका कॉन्क्रीट है वो कॉलम, बीम, स्लैब एटसेट्रा में आपका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्क्रीट। समझ में आया। द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर इज नोन एज कॉन्क्रीट। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, कॉन्क्रीट के टेस्ट अलग अलग होते हैं। स्लम्प कोन टेस्ट, वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट चेक करने के लिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी अलग अलग इसके किए जाते हैं। अब सबसे पहले हमको ये देखना है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, कि कॉन्क्रीट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं। ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पहले आप लोग देख लीजिए कि ग्रेड कौन कौन से होते हैं। तो ग्रेड में हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे ग्रुप, कौन से ग्रुप में हमारा आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है आपका डिजाइनेशन, डिजाइनेशन आपका क्या बन रहा है। इसके बाद हमारा होता है कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है,
आज हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। हमको कल आपको नेक्स्ट आपको लेक्चर में आपको हम डिटेल में बता देंगे। जो आपका कॉन्क्रीट होता है ये डिफरेंट ग्रुप्स में होता है। कौन कौन से ग्रुप इसके बनते हैं? एक बनता है आपका ऑर्डिनरी, चलो डायरेक्ट बता देते हैं आपको, अभी उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। जो आपका कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट किस प्रकार से हमको मिलते हैं? मिक्स के प्रोपोर्शन में मिलते हैं। जैसे हमारा हो गया M10, M15, M20, M25 और M30 और M30 से M80 तक होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स होते हैं। अब इन ग्रुप्स में क्या होता है? दो प्रकार के मिक्स होते हैं। एक होता है इनमें डिजाइन मिक्स, सॉरी वो पहला होता है नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स, और दूसरा होता है हमारा डिजाइन मिक्स। क्या सुनते जाओ पहले। तीन प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। तीन प्रकार के होते हैं कि अभी आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं कॉन्क्रीट के बारे में। जनरली हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो M जैसे आपका M10 है तो इसका प्रोपोर्शन कितना हुआ? जैसे M10 है आपका, इसको हम यदि कहते हैं ये हमारा क्या है, ये आपका है प्रोपोर्शन, ये आपका क्या है प्रोपोर्शन, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब, 150 mm क्यूब एट 28 डेज, जो किस में आएगा आपका? न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। ये आपका क्या है? यदि आपका प्रोपोर्शन आप लेते हैं तो प्रोपोर्शन आप कितना लेते हैं? M10 का आपका होता है 1:3:6 और M15 का कितना होता है आपका? 1:2:4 और M20 का होता है 1:1.5:3, M25 का होता है 1:1:2 और M30 का होता है डिजाइन मिक्स। M30 के बाद जितने ग्रेड आपके आते हैं सारे आपके डिजाइन मिक्स कहलाते हैं। M5 का यूज ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब आप M10 से अपन देखते हैं, 7.5 को भी नहीं देखते हैं, M10 से अपन देखते हैं। पहली बात देखो इसमें क्या है? M10, यहाँ पे आपका जो लेटर M है, M आपका क्या डिनोट कर रहा है? मिक्स। क्या कर रहा है? मिक्स। अब मिक्स दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका नॉमिनल मिक्स और एक होगा आपका डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स क्या होगा कि आप पहले से ऐसा मिक्स करो कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी कितनी आ जाए? 10 आ जाए। कितनी आ जाए? 10। तो यदि आपका M10 ग्रेड है, ध्यान दीजिए M10 ग्रेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कितना मिलाना है? 1:3:6 मिलाना है। ये क्या है आपका? सीमेंट, ये आपका सैंड और ये आपका क्या है? एग्रीगेट। यदि आपने एक प्रोपोर्शन सीमेंट का लिया और 3 प्रोपोर्शन आपने किसके लिए? सैंड के लिए, और 6 प्रोपोर्शन आपने किसके लिए? एग्रीगेट के लिए। और उसको एग्रीगेट को सब कुछ मिलाने के बाद एक क्यूब होता है। क्यूब कितने का होता है? 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। खाली क्यूब है, ऐसा क्यूब होता है, ठीक है। 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm का क्यूब है, और इसमें आपने क्या भर दिया? कॉन्क्रीट भर दिया। कॉन्क्रीट भरने के बाद 28 दिन बाद आपने क्या किया? उसको निकाला। 28 दिन बाद उसको निकाला, मतलब आप इसमें प्रॉपर क्योरिंग करते रहे, उसको पानी में डाल दिया, क्योरिंग करते रहे, और 28 दिन बाद निकाला और फिर CTM मशीन में रख दिया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन होती है, उसमें हमने रख दिया। तो कितना लोड आना चाहिए कम से कम हमारे पास? 10 है आपका, 10 दिख रहा है, इसका कितना आना चाहिए? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि आपका M15 है तो इसका मतलब M मिक्स है, और कितना मिक्स किया? 1:1:2:4। इसकी आपकी कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए? 15 न्यूटन पर
mm²। इसके बाद फिर आपका M20 है तो उसकी कितनी आनी चाहिए 20 न्यूटन पर mm²। फिर M25 इसकी कितनी आनी चाहिए 25 न्यूटन पर mm²। अब आता है आपका लास्ट में, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, आपके नॉमिनल मिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके नॉमिनल मिक्स कहलाते हैं। नॉमिनल मिक्स मतलब आपने पहले मिक्स किया और फिर आपने स्ट्रेंथ को क्या किया, गेन किया। पहले आपने मिक्स कर दिया अपने हिसाब से, जो आपको पहले से आईएस कोड दे रहा है कि इतना आपको मिक्स करना है तब आपकी स्ट्रेंथ ही आएगी। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। अब क्या आता है, इसके बाद आता है डिजाइन मिक्स, कि अब आईएस कोड ने कह दिया कि अब हम तुम्हें नहीं बता रहे, अब तुम अपने मन से ऐसा प्रपोर्शन ले लो, अपने मन से ऐसा प्रपोर्शन ले लो कि तुम्हें स्ट्रेंथ कितनी मिल जाए, M30 है तो कितनी मिल जाए 30 न्यूटन पर mm² मिल जाए। बात समझे। अब आईएस कोड ने क्या कह दिया कि यदि आप ऐसी प्रपोर्शन अपने मन से ले लो, डिजाइन मिक्स, अपने मन से आप ऐसा मिक्स करो कि आपको 30 न्यूटन पर mm² क्या मिल जाए, स्ट्रेंथ मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट कहलाते हैं। बहुत आगे M80 तक होते हैं। क्या होते हैं, M80 तक होते हैं। जो M15 तक होता है ये आपका यूज होता है M10 से M15 के लिए यूज होता है आपका पीसीसी वर्क के लिए। किसके लिए यूज होता है, पीसीसी वर्क के लिए। और M15 के आगे जो M20 से M35 तक होता है वो आपका किसके लिए होता है, आरसीसी वर्क के लिए। इसमें आप रीइंफोर्समेंट का यूज करते हो। ठीक है, अभी आपको इतना ही पढ़ना है कि ये आपका पीसीसी के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, और M20 से M35 तक जो इसके M20 के आगे जितना भी जा रहा है ये सब आरसीसी के लिए है, सब आरसीसी के लिए है। लेकिन M35 के आगे M40 पे आते हैं हम, तो M40 किसके लिए आता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए आता है। M40 के और आगे जाते हैं हम, तो आपने जो प्लेट गर्डर वगैरह देखे हैं उनके लिए आता है M45 M50 के लिए। और इसके और आगे हम जाते हैं तो जो हाई कंप्रेसिव बिल्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव लोड रखता है, उनके लिए यूज होता है। ठीक है, अभी आपको इतना ही समझना है कि M10 और M15 तक आपका पीसीसी के लिए यूज होता है, और M20 से M35 तक जो आपका आगे जा रहा है किसके लिए यूज होता है, आरसीसी के लिए। आरसीसी मतलब आपका कॉलम, बीम और स्लैब। तो ये आपका क्या हो गया, आपका कंक्रीट हो गया। अब हम आपको एक छोटा सा जल्दी से बता देते हैं कि जो मोर्टार और आपका क्या है, कंक्रीट है, इसमें आपने ये तो देख लिया कि भाई कितना हमारा प्रोपोर्शन भी हमने देख लिया कि कितना हमको सीमेंट लेना है, कितना सैंड लेना है, कितना एग्रीगेट लेना है, ये सब देख लिया। अब हमको वाटर सीमेंट रेशियो क्या लेना है, पानी कितना मिलाना है, तो है ना जबरदस्ती कितना ही पानी मिला दूँ, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो हम शॉर्ट बता रहे हैं आप लोगों को, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो से क्या मतलब होता है, द रेशियो ऑफ weight of water to the weight of cement, weight of water to the weight of cement for concrete mix। वो आपका क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो होगा। यदि आप वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकल आएगा, वाटर सीमेंट रेशियो निकल आएगा। वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा आपका किस में वेरी करता है, इट ऑलवेज वेरीज फ्रॉम, कहाँ से वेरी करता है, 0.4 से लेके 0.6 तक करता है। अब पानी हमको कैसे लेना है कि सीमेंट के वेट से लेना है। यदि आपने क्या ले लिया, सीमेंट का वेट ले लिया, और सीमेंट के वेट से आपको क्या लेना है, फिर पानी लेना है, तो सीमेंट का वेट जितना उसका 0.4 भाग आप क्या ले लोगे, वाटर ले लोगे, या 0.4 से 0.6 तक हमको लेना पड़ता है, 0.4 या 0.6। अब क्या होता है, यदि आपने पानी क्या किया, जितना आपका वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, कम होता जाएगा, उतना ही आपका क्या होता जाएगा, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी और वर्केबिलिटी कम होती जाएगी। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती जाती है, और जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो आपका ज़्यादा होगा उतनी आपकी वर्केबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन ब्लीडिंग की कंडीशन बढ़ने लगती है।
इसलिए क्या किया गया, IS कोड ने आपको 0.4 से 0.6 के बीच में आपसे क्या बोल दिया कि आप वाटर सीमेंट रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, सीमेंट कॉन्क्रीट, सीमेंट मोर्टार और वाटर सीमेंट रेशियो, जिसमें हमने एग्रीगेट के बारे में पढ़ा। इसका पोर्शन हमने कंप्लीट किया। तो इंजीनियर्स आप देख रहे हैं, हमने आज एक ऐसा स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने सबसे पहले मोर्टार के बारे में, कंक्रीट के बारे में, फिर एग्रीगेट के बारे में, और मोर्टार का हम यूज कहाँ करते हैं, और कंक्रीट के ग्रेड क्या होते हैं, उनका यूज कहाँ करते हैं, उसके बारे में हमने देखा, और वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में देखा। तो इंजीनियर्स इस तरीके की आप नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो हमारे CPD इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको और मिल सके। अभी हम आगे आपको बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में बताने वाले हैं, इसका लेक्चर भी हमारा आने वाला है। बार बेंडिंग शेड्यूल के जस्ट पहले इसीलिए हमने आपको इस तरीके का मोर्टार और कंक्रीट के बारे में बताया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टील के बारे में बताएंगे। थैंक यू।